जोशीमठ में आपदा का जायजा लेने आज बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी पहुंची हैं और इस वक्त ज्योतिर्मठ के चरणों में बैठी हुई हैं। आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहां से सीढ़ियां शुरू होती हैं और यहीं पर अभी बैठी हुई हैं। आपने स्थिति का जायजा लिया, आज कराह रहा है जोशीमठ। निश्चित रूप से जोशीमठ बहुत बड़ी आशंका और भय से ग्रस्त है। यहाँ के लोग असुरक्षा के बोध से पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि ऐसा जोशीमठ में पहले कभी नहीं हुआ। और जिस प्रकार से मीडिया ने इसको देश और दुनिया के सामने जाहिर किया, उसके लिए मीडिया का अभिनंदन होना चाहिए। उनने इसको इग्नोर नहीं होने दिया और इसका परिणाम निकला कि सब सजग हो गए इस समस्या का समाधान तुरंत निकालने के लिए। इसलिए मैं मीडिया का भी बहुत अभिनंदन करूंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय, हमारी राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री तो तुरंत आ गए यहाँ पर। अभी अभी हमारे एक केंद्रीय मंत्री मुझसे मिल के ही गए, अजय भट्ट जी। सब लोग बहुत सतर्क हैं और सजग हैं। मैंने कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से भी अपील की है कि सब लोग मिल के मानव सेवा के काम में लगो। अभी ब्लेम गेम में मत लगना, किसने बनाया किसने मिटाया इसमें मत लगना। यहाँ पर अब एक्सपर्ट भी आ गए हैं, पीएमओ से, पर्यावरण मंत्रालय से, जल संसाधन मंत्रालय से। वो एक्सपर्ट अपनी एक ओपिनियन बनाएंगे, उस ओपिनियन को हमें आने देना चाहिए। हमारे खुद के मंत्रालय की जो ओपिनियन थी वो एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के खिलाफ थी और हमने इसका एफिडेविट फाइल किया था, लेकिन हमारे एफिडेविट पर पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय ने सहमति नहीं दी थी, तो वो एफिडेविट अमान्य हो गया। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी एक बैठक हुई और यहाँ के वरिष्ठतम अधिकारी ने वो बैठक की, पीएमओ के। उनने भी बहुत फटकारा यहाँ के अधिकारियों को, केंद्र के हों या राज्य के सरकार के प्रोजेक्ट। सब लोग एकदम पगलियाए से, पागल से घूम रहे थे कि नहीं चालू करो, ओके करो, ओके करो, ओके करो। तो उसके कारण उन्होंने कहा कि थोड़ा गंगा की भी खबर ध्यान रखो, उत्तराखंड के लोगों का भी ध्यान रखो। और इसलिए उस समय ये स्थिति बन गई। लेकिन बाद में एक और कमेटी बनी जो मुझे कल परसों जानकारी हुई, उसने अचानक इनको कह दिया कि जो 50% से ज़्यादा बन चुके हैं उनको चालू करो। तो ये चूँकि 50% से ज़्यादा बन चुका था, तो एक 3-4 साल के बाद में ये चालू हो गया, रुकने के बाद में। फिर रैणी गाँव की घटना हुई, गौरा देवी के गांव में, जहां लैंड स्लाइडिंग हुई। मुझे बहुत दुख हुआ उसका, क्योंकि गौरा देवी ने कहा था कि पहाड़ों का स्खलन रोकना है तो पेड़ मत काटना, और पहाड़ों को बचाए रखना है तो पहाड़ अपनी प्रकृति और अपनी सुंदरता के अनुसार ही बच पाएंगे। उसने ही चिपको आंदोलन एक प्रकार से आगे बढ़ाया। वो महिला आज नहीं है, उसी के गाँव का मलबा गिरा लैंड स्लाइड से और वो मलबा टनल के अंदर घुसा। 200 मजदूर, कई वरिष्ठ अधिकारी एनटीपीसी के उसमें मर गए। तब भी मैं बोल के गई और मैं 2017 के अपने एफिडेविट का हवाला दे करके गई कि देखो हम सब इसके खिलाफ थे और इसके लिए सारे पर्यावरणविदों ने एक शब्द दिया था, इरिवर्सिबल लॉस, कि ये प्रोजेक्ट ऐसी क्षति करेगा जिसको हम रिवर्स में नहीं ला पाएंगे। क्षति को मतलब अपूर्णीय क्षति करेगा, जिसको कोई पूरा नहीं कर पाएगा। धौली गंगा का ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि पूरे बद्रीनाथ जोशीमठ जी के नीचे से टनल गई हुई है और वो उधर जा कर के खुलती है। उत्तराखंड के पहाड़ बहुत नए हैं और कच्चे हैं, ये कुछ लाख साल पुराने पहाड़ हैं। पहले बर्फ़ थी, फिर ये सूख के मिट्टी बनी, मिट्टी से पत्थर बने हैं। इसलिए आप कभी देखना एक हल्की सी आवाज़ से भी लुढ़कने लग जाएंगे, हल्के से भी प्रहार से टूट जाएंगे। इसलिए यहाँ तो बहुत संवेदनशील रहना है इन सारी चीज़ों को लेकर के। अब ये कोई कह रहा है सिविल लाइन से हुआ है, कोई कह रहा है कि अनमाइंडफुल जो निर्माण कार्य हुए हैं उनसे हुआ है, कोई कह रहे हैं एनटीपीसी के कारण हुआ है। अधिकतर जोशीमठ के लोगों का कहना यही है और बेचारे वो पहले भी कह रहे थे और उनकी बात की अनसुनी हो रही है। तो इसलिए अभी इन सारी बातों को लेकर के हमें 1-2 दिन का समय देना चाहिए और राज्य सरकार और केंद्र की सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। मैं आपको एक वचन दे सकती हूँ, लोग बिल्कुल असुरक्षित अनुभव ना करें। मैं मोदी जी की याद दिलाऊंगी। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तो कच्छ और भुज की बहुत बुरी हालत थी। आपको याद होगा, भूकंप आया हुआ था और आधे से लगभग आधा गुजरात दबा हुआ था मलबे में। किस तरह से मोदी जी ने निकाल करके वहाँ नव संरचना करी है, उसको कभी भूल नहीं सकते। तो यहाँ तो भगवान की दया रही कि डिजास्टर आ नहीं पाया। इसलिए मोदी जी और उनके साथ मिलके पुष्कर धामी जी बहुत अच्छा रास्ता निकालेंगे। लेकिन लोगों के बीच में एक आक्रोश है, हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं। लगातार जो व्यवस्था की जा रही है, एक एक परिवार को एक कमरे तक सीमित कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनको परेशानियां भी हो रही हैं। और परेशानियां जब होती है तो सरकार और प्रशासन के खिलाफ ही वो अपना आक्रोश दर्ज करते हैं। लोगों को जरूर अपना आक्रोश दर्ज कराना चाहिए। लोकतंत्र में अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। सरकार कौन है? इनके वोटों से बनी हुई है। राजा ये हैं, भिखारी वो हैं जो सरकार में बैठे हैं। इसलिए जिनने आपको राजा बनाया है वो तो बोलेंगे ही हमको, अगर उनने राजा बनाया है तो हमारा कान पकड़ेंगे ही।
और अपना उनके कष्ट का अगर हम निदान नहीं करेंगे तो हमें कोसेंगे। लेकिन थोड़ा दूरी है ना जोशीमठ की, और मौसम ऐसा है तो इसमें थोड़ा सा कुछ कष्ट होगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं जोशीमठ को जोशीमठ से बहुत लगाव रखती हूँ। मोदी जी ने हिमालय में तप किया है, हम जान दे देंगे, हम जोशीमठ पे संकट नहीं आने देंगे, और ना जोशीमठ के लोगों को हम परेशानी में घिरने देंगे। आप निश्चिंत, मैं आपके द्वारा बताना चाहती हूँ कि वो निश्चिंत रहें। TV9 ने एक मुहिम चलाई है, जोशीमठ बचाओ, मिशन जोशीमठ। मैं उसमें आपके सहयोगी बनना चाहती हूँ। मिशन जोशीमठ में अपन TV9 के माध्यम से इस मिशन जोशीमठ के लिए पूरे समय सरकार को भी भयभीत रखेंगे और लोगों को भी लगेगा कि कोई उनकी आवाज़ देने वाला है। आखिरी सवाल यही है कि आप ये मानती तो है ना कि कमियां रही हैं जिसकी वजह से आज इस परिस्थिति में पूरा का पूरा जोशीमठ जा रहा है? अब इसमें 3-4 कमियां एक साथ मिली होंगी। एक्सपर्ट की ओपिनियन NTPC बारे में, तो NTPC के प्रोजेक्ट के बारे में तो है ही कि ये इरिवर्सिबल लॉस है, ये प्रकृति की, पर्यावरण की और सिविलाइजेशन की अपूरणीय क्षति है। वो NTPC का प्रोजेक्ट मुख्य कारण बना कि उसके साथ अन्य कारण ऐड हो गए। फिर जैसे अन्य कारण ऐड हो जाते हैं जिसमें अनमाइंडफुल सिविलाइजेशन है, अन्य व्यवस्थाएं हैं। अब इसमें होगा, जो मुझे चिंता लग रही है वो ये लग रही है कि जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी जी। और जो फार साइटेडनेस है, दूरदृष्टि से जिन चीज़ों को समझना है, इस समस्या की गंभीरता और गहराई को समझ करके, देखिए तात्कालिकता में निदान तो हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, निदान हो जाएगा। और जिस दिन से कहते हैं कि NTPC का प्रोजेक्ट बंद हो गया, उस दिन से क्रैक भी आने बंद हो गए, तो तात्कालिकता में निदान भी हो जाएगा, लोग असुरक्षित भी नहीं रहेंगे, उनका पुनर्वास भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन मूल बात तो यह है कि ये समस्या उद्भूत क्यों हुई, और उत्तराखंड संकट में तो नहीं है कहीं, पूरा हिमालय कहीं संकट में तो नहीं है, गंगा और यमुना कहीं विलुप्त तो नहीं होने वाली हैं हमारे पापों से, हमारी मूर्खताओं से, मूर्खतापूर्ण पापों से। ये बहुत गंभीर और गहरा सवाल है जो हो सकता है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन से सामने आ जाए। एक्सपर्ट ओपिनियन फेवर में ही देते हैं, डिजास्टर के लिए कभी नहीं ओपिनियन देते हैं, वो उनकी सुनते ही नहीं। वो क्या करते हैं कि वहाँ एक और एक्सपर्ट बना देते हैं, फिर वो थर्ड एक्सपर्ट बनता है। पहले दूध होता है, फिर वो दही होता है, फिर मठा होता है, और फिर मठा पे आ जाती है ओपिनियन। आप समझ गए ना? और परिणाम ये निकलता है कि जो समस्या की गंभीरता है, उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो गहराई है, वो ज्यों की त्यों रह जाती है। अभी केदारनाथ जी की आपदा आ गई थी, क्यों आई थी वो आपदा? बहुत सारी चीज़ों की अनदेखी के कारण। अभी ये चेतावनी आ गई है जोशीमठ से, रीनी गांव में इतने लोग मर गए, उसी से चेतावनी नहीं ली, और उसी का परिणाम निकला कि यहाँ प्रॉब्लम आ गई है। अब मैं तो ये मानती हूँ कि कोई बड़ा नहीं होता सिवा भारत माता की आत्मा के। ये देश बहुत बड़ा है, अनंत विपत्तियों का सामना करके भी ये देश बार बार खड़ा हुआ है, और वो स्थान जोशीमठ है जिसने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी। आदि शंकर जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ भाष्य लिखे हैं, इसी के लिए वेदव्यास ने उनके 5 साल आयु के बढ़ा दिए थे कि तुम वेदों के भाष्य लिखो। और वो यहाँ आए बद्रीनाथ धाम का उद्धार करके, और फिर वो यहाँ रह करके बहुत दिनों तक साधना की। यहाँ जो गुफा है उसमें उन्होंने पढ़ाया। शहतूत का पेड़ हजारों साल के बाद भी बना हुआ है, और नीचे नरसिंह मठ है। यहाँ आदि शंकर की बहुत बड़ी साधना हुई है, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की है उन्होंने। और मुझे यकीन है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने किया, हिंदू धर्म के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना की, और अब उसी परंपरा में हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी परंपरा के अनुयायी हैं, जिसके आदि शंकर हैं, जिसके नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद रहे। तो मुझे यकीन है कि वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करने वाला स्थान ये जोशीमठ है। इसको अगर क्षति पहुंचेगी तो हिंदुत्व को कौन बचाएगा, राम को कौन बचाएगा? गंगा अगर नष्ट हो गई तो काय के राम, काय का हिंदुत्व? देखिए रामचंद्र जी की जब वनवास हुआ तो सीता जी को आशीर्वाद देते हुए कौशल्या जी ने कहा था कि बेटी तुम्हारा पति तब तक रहेगा जब तक गंगा की धारा रहेगी। तो इसलिए मैं सारे राम भक्तों को भी कहूँगी कि राम मंदिर की सार्थकता भी इसी में है कि गंगा की धारा बनी रहे। गंगा रहेगी तो राम रहेंगे, राम होंगे तो राम राज्य की बात होगी। हम अपने हाथों से सब नष्ट कर लेंगे। ये अलकनंदा कौन है? ये गंगा है ना। आप जरा TV9 वाले लोगों को बताइए अलकनंदा कौन है, धौली गंगा कौन है? धौली गंगा अलकनंदा में मिली हुई सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये बहुत सारे मिनरल्स लेके आ रही है, उसी से फिर ब्रह्मदेव का निर्माण होता है, जिसके कारण गंगा सारे प्रदूषणों से लड़ती है। अलकनंदा, भागीरथी व मंदाकिनी, ये तीनों गंगा की मूल धाराएं हैं, और ये धौली गंगा बहुत बड़ी उसकी ट्रिब्यूटरी है।
अगर इसको ख़त्म कर दिया, जोशीमठ को क्षति पहुंच गई, कैसे बचाओगे राम को, कैसे बचाओगे राम मंदिर को, कैसे बचाओगे वैदिक धर्म को। इसलिए मैं टीवी 9 के माध्यम से ये अपील करूंगी सोनिया जी से, जगत प्रकाश नड्डा जी से, कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ कह दीजिए कि आपस में अभी ब्लेम गेम में ना आवें कि सर्वनाश किसने किया और शिलान्यास किसने किया। अभी इसमें आवें कि सब लोग यहाँ शांति से कैसे फिर से बसाहट हो जावे। अब आ गई है दूसरी बात, और वो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो चिंतित हैं कि हमारा आगे क्या होगा। एक कमरे में रह रहे हैं, और भी परेशानियां हैं। जो घर में क्रैक हो गया उसमें नहीं लौट सकते, अब वो असुरक्षित हो गए हैं, तो उनको नए घर बना के देने होंगे। उन घरों की एक संख्या तय है, उसकी आबादी तय है, उसके लोग तय हैं, उनके अगल बगल के लोगों के रोजगार तय हैं। वो सारी एक प्लानिंग करनी होगी, करवा के रहेंगे। मोदी जी बहुत संवेदनशील हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित रूप से समस्या गंभीर है और इसको गंभीरता से ही सुलझाना होगा। और ये उमा भारती ने विशेष रूप से और पूरा विश्लेषण देकर हमें बताया कि किस तरीके से तमाम चीज़ों की अनदेखी हुई, जिसके कारण आज जोशीमठ इस कगार पर पहुंचा है कि एक बड़े संकट की तरफ इसका अस्तित्व पहुंच गया है। कैमरा पर्सन गंगा के साथ जोशीमठ से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए मैं अभिजीत ठाकुर।